afternoon. कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे लोकसभा के बारे में। हमने कुछ पॉइंट बता दिए थे। वन ईयर पे हाँ क्वालिफिकेशन पढ़ा रहे थे। आर्टिकल 84 आर्टिकल 84 लोकसभा मेंबर बनने के लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। तो राज्यसभा और लोकसभा में एक बेसिक अंतर है। राज्यसभा में 30 ईयर लिखा था, यहाँ पे 25 ईयर। राज्यसभा में 30 ईयर लिखा था, यहाँ 25 ईयर। क्वालिफिकेशंस ऑफ लोकसभा मेंबर। क्वालिफिकेशन ऑफ लोकसभा मेंबर। Similar to राज्यसभा plus at least 25 years of age. At least 25 years of age. तो लोकसभा मेंबर बनने का क्राइटेरिया राज्यसभा वाले पॉइंट सेम है, सिर्फ एज वाला जो क्राइटेरिया है वो दोनों में अलग अलग है। यहाँ पर 30 है, यहाँ पर राज्यसभा में 30 है, यहाँ पर 25 है। सारे पॉइंट कॉमन है। लोकसभा मेंबर बनने का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है लोकसभा राज्यसभा दोनों में कॉमन, पर एज वाला क्राइटेरिया दोनों में डिफरेंट है। राज्यसभा में कम से कम 30 ईयर होना चाहिए और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए कम से कम 25 ईयर एज होनी चाहिए। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा में होता है स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। ऑफिसर्स ऑफ लोकसभा, आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 जो मेंबर्स हैं वो अपने में से इलेक्ट करते हैं, उन्हीं में से बनता है। एक स्पीकर होगा, एक डिप्टी स्पीकर होगा। मेंबर अपने में से ही इलेक्ट करते हैं, अपने में से ही चूज करते हैं एक स्पीकर और एक डिप्टी स्पीकर। द मेंबर्स शेल select 2 members among them, अपने में से ही 2 लोगों को। जबकि राज्यसभा का जो चेयरमैन होता है वो मेंबर में से नहीं होता, द मेंबर शेल चूज 2 members among them as speaker and deputy speaker। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, member as speaker and deputy speaker। The members shall choose 2 members among them as speaker and deputy speaker। उन्हीं में से बनेंगे। तो राज्यसभा लोकसभा में एक पॉइंट याद रखिएगा, राज्यसभा का जो हेड होता है चेयरमैन, वो इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट होता है, वो मेंबर में से नहीं होता। लोकसभा का हेड होता है, उसको चेयरमैन नहीं, उसको स्पीकर बोलते हैं, वो मेंबर में से ही होता है। राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन मेंबर में से होता है और यहाँ डिप्टी स्पीकर भी मेंबर है। मतलब राज्यसभा में जो दोनों टॉप पोस्ट हैं उनमें से एक मेंबर में से होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट है। लोकसभा में दोनों हेड, स्पीकर भी और डिप्टी स्पीकर भी, दोनों मेंबर में से ही चुने गए हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, आर्टिकल 94 दोनों को ही हटाया जा सकता है, वही प्रोसीजर इफेक्टिव मेजॉरिटी वाला। दोनों को ही हटाया जा सकता है इफेक्टिव मेजॉरिटी से। बोथ ऑफ देम shall be removed by
both of them shall be removed by effective majority both of them shall be removed by effective majority by serving a 14-day notice 14-day notice in लोकसभा। तो दोनों को ही हटाया जा सकता है लोकसभा में इफेक्टिव मेजोरिटी। 14 डे का नोटिस दिया जाएगा, 14 डे में नहीं रिजाइन किए, नहीं हटे, तब फिर इफेक्टिव मेजोरिटी पास हो जाएगी, लोकसभा से इनका रिमूवल हो जाएगा। प्लस में नेक्स्ट क्लास कब होगी? प्लस में एनवायरनमेंट चल तो रहा है, आज नहीं थी क्लास, कल मॉर्निंग से कंटिन्यू है। प्लस वाले में जो सेकंड बैच शुरू हुआ है एनवायरनमेंट चल रहा है, उसमें 8:30 डेली चल रहा है एनवायरनमेंट। अब आज नहीं था, कल से कंटिन्यू है। 8:30 10:30 एनवायरनमेंट कंटिन्यू है कल से, आज ऑफ थी क्लास। ठीक है, देखो अब और क्लासेस थोड़ी कम हो जाएंगी ना, तब फिर वो रेगुलर चलती रहेगी। अभी एक्चुअल में कई बैच चल रहे थे पैरेलल, एक दो दिन में और बैच जब खत्म हो जाएंगे तो वो कंटिन्यू बढ़ जाएगा टाइम, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 94 क्या कभी यूज किया गया है? कभी किसी केस में लाया गया है? दो केस में लाया गया है। एक पहले जो स्पीकर थे जीवी मावलंकर और दूसरा बलराम जाखड़, दो बार इसका इस्तेमाल हुआ है स्पीकर को हटाने के लिए। जीवी मावलंकर के केस में, पर वो पास नहीं हो पाया था, और बलराम जाखड़ दो बार इस्तेमाल हुआ है। नोट लिखो। अर्लियर Article 94 used two times for removal of speaker but not passed। फर्स्ट केस था लोकसभा के फर्स्ट स्पीकर जीवी मावलंकर के केस में, और सेकंड टाइम बलराम जाखड़। अरुण कुमार कौशल प्लस में सीएससी के लिए चल रहा है, तो यूपीपीएससी। अरुण आप कौन से में कर रहे हो क्लास? आप कौन से में क्लास कर रहे हो? प्लस पे आप ईएससी कैटेगरी में हो या सीएससी कैटेगरी में हो? मैं दो कैटेगरी में पढ़ाता हूँ बेटा, एक ईएससी कैटेगरी, एक सीएससी कैटेगरी। आप कौन से में? तो ईएससी की क्लास तो बता दिया ना मैंने, कल मॉर्निंग चलेगी 8:30 एनवायरनमेंट। ईएससी का एनवायरनमेंट मॉर्निंग 8:30 चलता है, बताया तो आपको, आज ऑफ था बैच। सिविल सर्विसेज का इवनिंग में 6:30 है डेली, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही है। सिविल सर्विसेज का प्लस क्लास 6:30 इवनिंग में है डेली, उसमें क्वेश्चन हो रहे हैं प्रीवियस ईयर के। अब आपकी क्वेरी खत्म हो गई है तो हम आगे पढ़ा लें। जीवी मावलंकर, बलराम जाखड़, पूरा शेड्यूल आ जाता है, आप उसे चेक क्यों नहीं करते हो? जीवी मावलंकर, बलराम जाखड़। नाउ नेक्स्ट पॉइंट। तो ये पास नहीं हो पाया था, दो बार इसको यूज किया गया लोग स्पीकर को हटाने के लिए, पर पास नहीं हुआ। अब बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आता है लोकसभा स्पीकर के बारे में, यहां से क्वेश्चन बहुत बनता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, ये बहुत पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। अब देखो इनके बारे में, ही इज कॉल्ड एज हेड ऑफ द हाउस, called as head of the house, also called as guardian of powers and privileges, guardian of powers and privileges of members।
पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा इन्हें कहते हैं हेड ऑफ द हाउस या गार्डियन ऑफ पावर एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स। एक होता है प्रोटेम स्पीकर, इसका क्या मतलब है? एक होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर से हम क्या समझते हैं? जब लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, न्यू लोकसभा बनती है, तो एकदम से तो स्पीकर बन नहीं जाता। उसको स्टार्ट करने के लिए टेम्परेली स्पीकर बनाया जाता है, उसे बोलते हैं प्रोटेम स्पीकर, जो नए स्पीकर वगैरह का अपॉइंटमेंट कर देगा। एक्चुअल में हाउस में वोटिंग होती है कि स्पीकर कौन बनेगा, तो जब तक परमानेंट स्पीकर नहीं आ जाते तब तक के लिए सदन को चलाने का काम करता है प्रोटेम स्पीकर। जब तक प्रॉपर स्पीकर नहीं बन जाते हैं तब तक ये हाउस को चलाने के लिए, जैसे मान लो हाँ सीनियर मेंबर जो होते हैं ज़्यादातर उनको बना दिया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर जब तक प्रॉपर स्पीकर नहीं बन पाए हैं तब तक के लिए सदन को चलाने की जिम्मेदारी होती है। जनरली जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उन्हीं को बना दिया जाता है। अपॉइंट कौन करता है इनको? प्रोटेम स्पीकर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। वेरी गुड। प्रोटेम स्पीकर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। इनका अपॉइंटमेंट होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। तो प्रोटेम स्पीकर शैल बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट पॉइंट। तो प्रोटेम स्पीकर का मतलब है टेम्परेरी स्पीकर। टेम्परेरी स्पीकर। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, स्पेशल पावर्स। स्पेशल पावर्स। अब देखो, लोकसभा में जो मेंबर आए हैं विनर होके, लोकसभा के इलेक्शन कैसे होते हैं? पब्लिक डायरेक्ट वोटिंग करती है और जो विनर होते हैं वो लोकसभा के मेंबर बनते हैं। जब पीएम मोदी पीएम बने थे तो पूरे कंट्री में इलेक्शन हुए थे, उसमें जितने भी विनर थे वो सब कहाँ गए? लोकसभा गए। जब पीएम मोदी के चुनाव हुए थे, जो लोकसभा वाले चुनाव हुए थे जिसमें वो पीएम बने, तो उसमें जितने विनर थे वो सारे पहुंचे लोकसभा। ठीक है, अब लोकसभा में वोटिंग होती है कि स्पीकर किसको बनाना है, तब तक के लिए प्रोटेम स्पीकर सदन को चलाएगा। फिर जब लोकसभा में वोटिंग होगी कि स्पीकर किसको बनाना है, तो जो पार्टी मेजॉरिटी में होगी, ऑब्वियस सी बात है कि उसी का स्पीकर बनेगा। जो पार्टी ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स लाई होगी, ज्यादा वोट उसी को पड़ जाएंगे, तो इसका मतलब उसी पार्टी का स्पीकर बन जाएगा। पर एक कन्वेंशन चला आ रहा है कि जब स्पीकर बन जाता है वो अपनी पार्टी पोस्ट से रिजाइन कर देता है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, पर ऐसा वो फॉलो करते हैं खुद को अनबायस्ड बताने के लिए कि हम सभी पार्टी के लिए एक जैसा बिहेव कर रहे हैं, मैं किसी पार्टी को फेवर नहीं करता। तो ये कन्वेंशन चली आ रही है, प्रथा चली आ रही है, जो स्पीकर बनता है वो अपनी पार्टी पोस्ट वगैरह से रिजाइन कर देता है कि मैं पार्टी का नहीं, मैं सदन का हेड हूँ, मैं सभी का हेड हूँ, मैं किसी पार्टी को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। तो एक प्रथा चली आ रही है कि वो अपनी पार्टी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं स्पीकर बनने के बाद। वो ना भी करें, कोई बाउंडेशन नहीं है, पर खुद को अनबायस्ड बताने के लिए, निष्पक्ष बताने के लिए वो ऐसा करते हैं। यहाँ तक कोई नहीं समझ आया तो बताए मुझे। ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, पर वो अनबायस्ड शो करने के लिए कि मैं निष्पक्ष हूँ सभी के लिए, ऐसा वो करते हैं। ये प्रथा चली आ रही है, कन्वेंशन चला आ रहा है। ठीक है, लिखो इसके बारे में। तो स्पेशल पावर्स, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाउस। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाउस, स्पेशल पावर, हम स्पीकर की बात कर रहे हैं। स्पेशल पावर्स ऑफ स्पीकर। तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हाउस। मनी बिल एक होता है, एक होता है मनी बिल, जैसे कि कंट्री का बजट वगैरह, आगे ये बात होगी। स्पीकर सर्टिफाई करता है कि ये बिल मनी बिल है या नहीं है। जो मनी बिल आता है उसको सर्टिफाई करने का काम, उसको सर्टिफाई करने का काम ये स्पीकर की अथॉरिटी होती है। यही सर्टिफाई करता है किसी बिल को मनी बिल होगा या नहीं होगा। आगे हम बताएंगे कि कैसे पहचाना जाता है मनी बिल और फाइनेंशियल बिल। तो स्पीकर क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। स्पीकर शेल
certifies speaker shall certifies a bill to be a money bill. Speaker shall certifies a bill to be a money bill. जब प्रेसिडेंट दोनों हाउस को ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं, जब ज्वाइंट सिटिंग होती है पार्लियामेंट की, तो दोनों सदन को हेड कौन करता है? स्पीकर, ये स्पीकर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा का चेयरमैन, दोनों हाउस जब ज्वाइंट सिटिंग होगी तो हाउस को हेड कौन करेगा? स्पीकर को पावर होती है. ही शैल प्रिसाइड्स a joint sitting of parliament. He shall presides a joint sitting of parliament. As per convention, एक प्रथा चली आ रही है, स्पीकर resigns from the membership of his political party. अब ये क्या वोट करने का राइट इसको होता है कि नहीं स्पीकर को, ये बताओ. हाउस में कोई बिल आया, जब बिल पर वोटिंग होती है तो क्या इसको राइट होता है वोटिंग करने का? ये नॉर्मल वोट कभी नहीं करता. अगर किसी बिल पर टाई हो जाए, किसी बिल के ऊपर टाई हो जाए, बराबर बराबर वोट पड़ जाए, तब इसको अथॉरिटी होती है. सिंगल वोट करता है केवल टाई के केस में. और ऐसी ही पावर राज्यसभा के चेयरमैन को भी होती है. इसे कहते हैं सिंगल कास्टिंग वोट. टाई के समय किया गया वोट कहलाता है कास्टिंग वोट. टाई के समय किया गया वोट कहलाता है कास्टिंग वोट. तो स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उनको पावर होता है सिंगल वोट करने का, वो भी तब जब टाई की सिचुएशन हो, बराबर बराबर वोट पड़ जाए, केवल तब. लिखो. In the case of tie, Speaker of Lok Sabha and Chairman of Rajya Sabha can use his single casting vote. In the case of tie, Speaker of Lok Sabha and Chairman of Rajya Sabha can use his single casting vote power. सिर्फ एक ही वोट का अधिकार होता है, और वो भी केवल तब जब टाई हो जाए, किसी बिल के ऊपर टाई हो जाए, केवल तभी वोट कर सकते हैं. नॉर्मल वोटिंग कभी नहीं करते. He cannot participate in normal voting. नॉर्मल वोटिंग में इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता. नाउ नेक्स्ट पॉइंट. स्पीकर, और अब देखो, स्पीकर अगर हाउस में नहीं है तब फिर हाउस को हेड कौन करेगा? जैसे वहां पर चेयरमैन नहीं होता तो डिप्टी चेयरमैन मैनेज करते हैं, उसी तरह से यहाँ स्पीकर नहीं होंगे तो डिप्टी स्पीकर मैनेज करते हैं. अब मुझे ये बताओ, स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों हैं यहाँ पर. स्पीकर को रिजाइन करना हो तो किसको रिजाइन करेगा? अगर स्पीकर रिजाइन करे तो किसको रिजाइन करेगा? लिखो. स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर एक दूसरे को रिजाइन करते हैं. स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर
shall resign to each other। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर रिजाइन करते हैं एक दूसरे को। नाउ नेक्स्ट पार्ट। ये अपनी पोजीशन तब तक कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक कि अगला स्पीकर नहीं आ जाता। ये अपनी पोजीशन तब तक कंटिन्यू करते हैं जब तक अगला स्पीकर नहीं आ जाता। ही शैल कंटिन्यू इन हिज पोजीशन, he shall continue in his position until before the beginning of न्यू लोकसभा। तो न्यू स्पीकर जब तक नहीं आ जाते तब तक ये कार्यभार संभालेंगे, until the beginning of न्यू लोकसभा। नेक्स्ट लोकसभा, न्यू मतलब अगला इलेक्शन, अगला लोकसभा जब चुनाव होगा तब तक ये अपनी पोस्ट कंटिन्यू करेंगे। अब इसके कामों को मैनेज करने के लिए सारा जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखने के लिए एक होती है लोकसभा सेक्रेटेरिएट। जैसे आपने वहां देखी थी राज्यसभा सेक्रेटेरिएट, वैसे ही होती है लोकसभा सेक्रेटेरिएट। लोकसभा सेक्रेटेरिएट को भी यहाँ पर हेड करते हैं सेक्रेटरी जनरल, जैसे कि आपने वहां पर ही पढ़ा था राज्यसभा में। तो कामकाज को देखने के लिए यहाँ पर होती है लोकसभा सेक्रेटेरिएट। लोकसभा सेक्रेटेरिएट कार्रवाई जो होगी, सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखने के लिए होती है लोकसभा सेक्रेटेरिएट। शैल बी हेडेड बाई, लोकसभा सेक्रेटेरिएट शैल बी हेडेड बाई सेक्रेटरी जनरल। और कौन अपॉइंट करेगा इनको? स्पीकर। लोकसभा सेक्रेटेरिएट शैल बी हेडेड बाई सेक्रेटरी जनरल अपॉइंटेड बाई स्पीकर ऑफ लोकसभा। appointed by Speaker of Lok Sabha, appointed by Speaker of Lok Sabha। ये स्पीकर के बारे में पॉइंट हो गए, देख लो एक बार। हाउस के रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब हेड हैं, यही तय करते हैं कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, सर्टिफाई करते हैं उसको। ज्वाइंट सिटिंग लोकसभा राज्यसभा की होगी तो यही प्रिसाइड करेंगे, यही हेड करेंगे। एक नियम चला आ रहा है कि स्पीकर बनने के बाद ये अपनी पॉलिटिकल पार्टी से रिजाइन कर देते हैं खुद को अनबायस्ड बताने के लिए, पर ऐसा करना मैंडेटरी नहीं है। टाई होने की स्थिति में लोकसभा के स्पीकर और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा सिर्फ एक वोट करने का अधिकार रखते हैं, जिसे सिंगल कास्टिंग वोट कहा जाता है। नॉर्मल वोटिंग में ये लोग भाग नहीं लेते। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर एक दूसरे को रिजाइन कर सकते हैं, अपनी पोजीशन में तब तक रहेंगे जब तक अगली लोकसभा चुनाव नहीं हो जाते। लोकसभा सेक्रेटेरिएट को हेड करता है सेक्रेटरी जनरल, जिसका अपॉइंटमेंट स्पीकर ऑफ लोकसभा करते हैं। और लोकसभा सेक्रेटेरिएट डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, डील्स विद एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। प्रशासनिक काम दिखता है लोकसभा सेक्रेटेरिएट। अब आता है स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा। ये तो स्पीकर की पावर हो गई। अब स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा। लोकसभा एज अ हाउस, इसके पास क्या पावर्स हैं? स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव ये लाता है नो कॉन्फिडेंस मोशन। अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये लोकसभा में लाया जाता है। सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एंड पास्ड ओनली इन लोकसभा। जब पार्टियां बहुत थोड़े मार्जिन वगैरह से जीतती है ना, तो मेंबर की भी खरीद फरोख्त कर लेते हैं कई बार लोग अंदर अंदर, और पता लगा वोटिंग हुई, अपनी पार्टी वाला भी सपोर्ट नहीं कर रहा,
तो अविश्वास प्रस्ताव आता है, सरकारें चली जाती हैं इसकी वजह से। अविश्वास प्रस्ताव, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस होता है और पास होता है ओनली इन लोकसभा, ओनली इन लोकसभा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा हुआ, नो कॉन्फिडेंस मोशन कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं लिखा, पर ये लोकसभा के रूल नंबर 198, लोकसभा की कार्रवाई किस तरह चलाई जाए, लोकसभा की अपनी जो रूल बुक है उसमें 198 में दे रखा है नो कॉन्फिडेंस मोशन। लोकसभा की रूल बुक में दे रखा है, बट नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, बट नॉट मेंशन्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन। फिर तो स्पेशल पावर्स ऑफ लोकसभा, नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस और पास होता है लोकसभा में, लोकसभा रूल नंबर 198 में लिखा हुआ है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यहाँ लिखा है पर कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र नहीं है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, मनी बिल। अच्छा, एक पॉइंट और देख लो इसमें, ये देखो क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, यहाँ से देखिए, पढ़ो देखो, ए फ्लोर टेस्ट, a floor test to prove majority in the Lok Sabha कैन बी मूव्ड, अविश्वास प्रस्ताव कोई भी एमपी इनिशिएट करा सकता है, कम से कम 50 एमपी का उस पर सहयोग हो, सपोर्ट हो। स्पीकर डिसाइड करता है कि डिबेट कब होगी, डेट ऑफ डिबेट मोशन के मूव करने के 10 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए, और अगर वोट नहीं मिल पाया, अगर मेजोरिटी पक्ष में नहीं पड़ा तो गवर्नमेंट को रिजाइन करना पड़ जाएगा, रूलिंग गवर्नमेंट हैज टू रिजाइन। दोबारा पढ़ो, कोई भी एमपी इसको इनिशिएट कर सकता है जिसमें 50 एमपी की सहमति हो, कोई भी एमपी इसको ला सकता है और उसमें 50 एमपी का बैकिंग हो, 50 एमपी का सपोर्ट हो, तो कैन बी मूव्ड बाय एनी एमपी विद सपोर्ट ऑफ 50 एमपी। स्पीकर के सामने रखा जाएगा, स्पीकर डिसाइड करेंगे डिबेट कब होगी, और मोशन मूव करने के प्रस्ताव आने के 10 दिन के अंदर अंदर डिबेट हो जानी चाहिए। उसके बाद वोटिंग होगी, अगर वोटिंग फेवर में आ गई तो गवर्नमेंट बचेगी, अगर वोट फेवर में नहीं आया तो गवर्नमेंट को छोड़ना पड़ जाएगा। एमपी वगैरह की खरीद फरोख्त कर लेते हैं ना, कई बार अपनी तरफ मिला लेते हैं, बैठा होगा दूसरे पाले में, वोटिंग का टाइम आएगा तो पता लगा वोट क्रॉस वोट कर दिया या एब्सेंट हो गए। समझ आ गया? ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, लोकसभा के रूल बुक में लिखा है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, और मनी बिल हमेशा पहले पेश होता है लोकसभा में, मनी बिल के ऊपर भी मेन पावर लोकसभा को है, लोकसभा में पेश होता है, राज्यसभा को भेजा जाता है, 14 डेज के अंदर राज्यसभा को पास करना पड़ता है, राज्यसभा को सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा जाता है, और बिल को राज्यसभा रिटर्न भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, मनी बिल को वो कुछ नहीं कर सकता, 14 डेज पढ़ने का टाइम मिलता है, उसको पास करना पड़ेगा, उसके बाद प्रेसिडेंट सिग्नेचर करेंगे, बिल बन गया एक्ट। मनी बिल के ऊपर मेन पावर लोकसभा के पास ही है। लिखो इसमें एक लाइन, मनी बिल आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे किस बिल को मनी बिल बोलते हैं, बजट जो है वो भी हमारा इसी का पार्ट है। मनी बिल shall be introduced only in Lok Sabha. Money bill shall be introduced only in Lok Sabha. Next is emergency shall be revoked. Emergency shall be revoked. Emergency shall be revoked by the president on the recommendation
on the recommendation of Lok Sabha alone, and there is a parliamentary committee नेक्स्ट पॉइंट में लिखो। तो मनी बिल ये लाया जाता है लोकसभा में। मनी बिल के ऊपर राज्यसभा को पावर नहीं होता। 14 डेज का टाइम होता है राज्यसभा के पास कि पढ़ो और पास करो। प्रेसिडेंट भी मनी बिल को रिटर्न नहीं कर सकता और विदहोल्ड नहीं कर सकता, उसको ही पास करना पड़ता है, कंट्री का बजट है वो, तो मनी बिल को होल्ड नहीं कर सकते। इमरजेंसी शैल बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लोकसभा अलोन। लोकसभा के रिकमेंडेशन पे इमरजेंसी खत्म हो जाती है। उसके बाद बजट के ऊपर एक होती है एस्टिमेट्स कमेटी। पार्लियामेंट के अंदर कुछ कमेटीज होती हैं, जैसे एक होती है एस्टिमेट्स कमेटी। एस्टिमेट्स कमेटी में 30 मेंबर्स होते हैं, 30 मेंबर्स होते हैं, ऑल फ्रॉम लोकसभा। 30 मेंबर्स होते हैं ऑल फ्रॉम लोकसभा, और इनका काम क्या होता है? बजट के ऊपर एस्टिमेशन करना, बजट का एस्टिमेशन करना, वर्क ऑन बजट। देखो यहाँ तक कोई पॉइंट समझ ना आया हो तो मनी बिल शैल बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन लोकसभा, इमरजेंसी शैल बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लोकसभा लोन। एस्टिमेट कमेटी, कुछ पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं, जैसे एक होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी कहते हैं उसको। एक कमेटी होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी, उसमें 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा, 15 लोकसभा 7 राज्यसभा। और एस्टिमेट्स कमेटी एक दूसरी कमेटी है जिसमें 30 मेंबर होते हैं, सारे के सारे लोकसभा, 30 मेंबर होते हैं, सारे के सारे लोकसभा। इनका काम है बजट के ऊपर एस्टिमेशन करना। उज्जवल का एक क्वेश्चन है कि स्पीकर वोट करता है फेवर में या अगेंस्ट में किसी बिल के। उज्जवल तुम बताओ जरा, तुम लोकसभा के स्पीकर हो और तुम्हारे पास सिंगल वोट करने की पावर है जब टाई हो जाए, तो इसका आंसर तुम बताना, फेवर में वोट करेंगे कि अगेंस्ट में। उज्जवल ने क्वेश्चन पूछा है कि स्पीकर फेवर में वोट करता है कि अगेंस्ट में किसी बिल के। इसका जवाब आप बताइए उज्जवल, आप लोकसभा स्पीकर हैं, बिल के ऊपर टाई हो गया, आपको वोट करने का अधिकार है, आप कहां पे वोट करोगे, फेवर या अगेंस्ट? क्लास में हो कि गायब? क्लास में हो कि नहीं हो? बस क्वेश्चन पूछ के भाग गए। आंसर नहीं करोगे अब। वोट तुम्हारा अपना पर्सनल राइट है, तुम्हारी इच्छा, जहां मर्जी वोट करो यार। वोट को भी बाउंड कर दोगे क्या पहले से? वोट को भी बाउंड कर सकते हो क्या? तुम्हारी अपनी इच्छा है किसको वोट करना है, पहले से डिसाइड हो जाएगा तो वोट का मतलब क्या है? छोड़ गया होगा क्लास, है ही नहीं। ऐसी अधूरी अधूरी क्लास करते हैं, हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं। कल एक बच्चा कह रहा है सर एक आध सब्जेक्ट कंप्लीट करा दीजिए, एक बच्चा कल लिख रहा है उसमें सोशल मीडिया पे कि सर एक आध सब्जेक्ट कंप्लीट करा दीजिए। इतने बेवकूफ लोग हैं, मतलब क्लास ही नहीं करनी है, उल्टा मुझे कह रहे हैं कि मैं कंप्लीट नहीं करा रहा हूँ। इतने सब्जेक्ट करा दिए, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, लाइफ साइंस करा दिया, पॉलिटी करा दिया, अभी पता नहीं कौन से कंप्लीट ढूंढ रहे हैं। ऐसे ऐसे तो हालत है लोगों की। 30 मेंबर ऑल फ्रॉम लोकसभा, मतलब उसको लग रहा है कि मैं और लोगों की तरह एक एक टॉपिक करा रहा हूँ, वो भी अलग अलग। जैसे आजकल एक ट्रेंड चला है, मैंने देखा कि कुछ लोग और भी ऑनलाइन शुरू किए पढ़ाना, एक टॉपिक रैंडम पढ़ा देंगे, एक टॉपिक कुछ, एक टॉपिक कुछ, ताकि दिक्कत ना आए ना, कल को लोग फिर दोबारा एडमिशन वगैरह लें। अधूरा अधूरा मैं देख रहा हूँ कि कोई लाइन से नहीं पढ़ा रहा टॉपिक को, अधूरा कहीं पढ़ा देंगे, अधूरा कहीं पढ़ा देंगे, बच्चों को क्या समझ में आएगा? जो टॉपिक चल रहा है वो कंटिन्यू चलना चाहिए। मैं किसी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ मैं, कि ज्यादातर लोग क्या करते हैं, अधूरा अधूरा पढ़ाते हैं कि बच्चा जानबूझ के फिर एडमिशन ले। और यहाँ सिक्वेंस में चल रहा है तो मुझे भी उसी तरह से बच्चे कंपेयर कर रहे हैं, जबकि एक एक लाइन पढ़ा रहा हूँ। अरे वो स्ट्रेटजी का पार्ट होता है कि अधूरा अधूरा पढ़ा देंगे तो फिर लोग आएंगे एडमिशन लेने। एकमात्र मोटिव है बिजनेस।
ना इससे ज़्यादा कुछ सोचा ना इससे कम कुछ सोचा गया, हमेशा बस यही। एस्टिमेट्स कमेटी हो गया, आर्टिकल 85 देखो। और कंटेंट को लोग इतना संभाल के रखते हैं कि हमारा कंटेंट रिकॉर्ड हो जाएगा, हमारा कंटेंट लोग जान ना जाएं। अरे कौन सा तुम्हारा नासा का कंटेंट नहीं चला जाएगा? टीचर हो यार, बच्चों को पढ़ाने के लिए हो, चाहे कोई सी क्लास हो, चाहे ऑफलाइन बैच हो, चाहे ऑनलाइन बैच हो, चाहे स्पेशल क्लास हो, टीचर को पूरी ईमानदारी से पढ़ाना चाहिए। कौन सा तुम इतना तगड़ा कंटेंट लेके चले हो बिल्कुल आईआईटी के साइंटिस्ट वाला की सबको कॉपी हो जाएगा? सब किताबों में लिखा हुआ है। अलग ही ट्रेंड लोगों ने बना रखा है, बिल्कुल हर चीज बिजनेस। कि लाइक करोगे, शेयर करोगे, तब 2 लाइन और पढ़ाऊंगा, 3 लाइक और करोगे तो 2 लाइन और पढ़ाऊंगा, आगे एक फार्मूला एडिशनल लिखा दूंगा। बार्गेनिंग चल रही है। अरे बिल्कुल एजुकेशन का बिना सत्यानाश कर रखा है। सबसे पहले तो लाइफ में गरीब होना ही गुनाह हो गया है। देखो यहाँ पर आर्टिकल 85, जो गरीब है उसकी बेचारे कहीं कोई सुनवाई नहीं है। नहीं, मेरे से परेशानी होना तो ऑब्वियस सी बात है यार, मेरे से परेशान होना लोगों के लिए ऑब्वियस बात है। क्योंकि सितंबर से मैंने शुरू किया ऑनलाइन, आप देखो ट्रेंड कितना चेंज हुआ है। 6 महीने पहले जो बच्चा पहले जो बच्चा लास्ट ईयर का हो, लास्ट ईयर का जो बच्चा हो उससे पूछना 6 महीने में ट्रेंड कितना बदला है। जितनी चीजें आपको आसानी से मिल पा रही हैं, कितनी मुश्किल होती थी पहले। और अभी और बदलेगा, अभी और बदलना है। अभी तो कुछ हुआ ही नहीं ज्यादा। द प्रेसिडेंट enjoys 3 powers अंडर दिस। ड्राइंग के लिए भी एक काफ़ी अच्छे टीचर ज्वाइन किए हैं अनअकैडमी। सेफ्टी वाला पार्ट तो मैं पढ़ा ही दूंगा। ड्राइंग के लिए काफ़ी अच्छे टीचर ज्वाइन किए हैं। आप जानते भी हो, सबको नाम पता ही होगा आप लोगों को। अच्छे टीचर हैं ड्राइंग के लिए। हाँ, मयंक ने सही गेस किया। मयंक का गेस बिल्कुल ठीक है, करेक्ट। द प्रेसिडेंट एंजॉयज 3 powers अंडर दिस आर्टिकल 85। पहला, ड्राइंग के हैदर वही हैं यार, ड्राइंग हैदर सर ही पढ़ाते हैं। देखो, द प्रेसिडेंट शेल समन उनकी स्पेशल क्लास शायद आज या कल है, आज या कल क्लास होनी है। शेड्यूल देख लेना। द प्रेसिडेंट शेल समन द हाउसेस in such a way the president shall summon the houses in such a way that the gap between the last sitting of one session मेरे अच्छे दोस्त हैं तो मुझे खुशी है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बच्चों के लिए और ज़्यादा हेल्प कर पाएंगे। वन सेशन एंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द, अच्छे टीचर हैं, ईमानदारी से पढ़ाते हैं। नेक्स्ट सेशन shall not be more than 6 months। उत्पल राय ये कह रहे हैं आप एजुकेशन के जियो कंपनी। बेटा मैं जियो कंपनी कैसे, मैंने कौन सा इसको मोनेटाइज किया अभी तक? ये तो मुझे बोला गया था जब मैंने छोड़ा था इंस्टीट्यूट,
तब मुझे बोला जा रहा था, जब मैंने फ्री एजुकेशन शुरू की थी तब मुझे लोग कहते थे कि सर ने जियो लॉन्च किया है, और आज तक फ्री क्लास चल रही है, मैंने बंद तो नहीं की। हाँ, जियो ने रिवॉल्यूशन लाया था, पर बाद में उसने मोनेटाइज कर दिया, मैंने मोनेटाइज नहीं किया। मैं जो करा रहा हूँ वो चल रहा है, देखो अभी भी। देखो इधर, द प्रेसिडेंट एंजॉय 3 पावर्स अंडर दिस आर्टिकल 85। अगर 2 सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता, अगर टू सेशन के बीच में 6 मंथ से ज़्यादा गैप हो जाए तो प्रेसिडेंट को यह अधिकार होता है समन करने का। समन करने का मतलब नोटिस भेज देगा। द प्रेसिडेंट शेल समन द हाउस इन सच अ वे दैट द गैप बिटवीन द लास्ट सिटिंग ऑफ वन सेशन एंड द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द नेक्स्ट सेशन शेल नॉट बी मोर देन 6 मंथ। मैंने बताया था ऑर्डिनेंस के केस में भी 2 लगातार सेशन के बीच का गैप 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता। नितिन पुरोहित, हमें क्या करना है भानी बन के यार, दाल रोटी खाओगे और तुम्हें क्या जरूरत है इतना वो करने की। जो ज्ञान है यही दे के चले जाओ, लेके थोड़ी जाना है। तुम्हारी जो स्किल है वो अगली जनरेशन को पास ऑन करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। हर चीज बिजनेस नहीं होती है, और पैसा कमाने के बहुत तरीके हैं यार। बच्चों से ही पैसा लेना बचा बाकी रह गया क्या? शेयर मार्केट जिंदाबाद, ज्यादा टैलेंटेड है शेयर मार्केट में, दिमाग लगाओ अपना। बच्चों से क्या करना है बिना मतलब? सिंपल है ना फंडा यार। जो स्किल अपने अंदर है वो अगली जनरेशन को पास ऑन करके जाओ, लेके थोड़ी जाओगे। बैठे बिठाए पढ़ाते पढ़ाते कहीं हार्ट अटैक हो गया फिर क्या करेंगे बताओ? अगली पीढ़ी कहेगी अपना पैसे ही कमाते रह गए, कुछ पढ़ा के भी नहीं गए और चल दिए, तो सब धरा रह जाएगा कि नहीं? देखो, तो पहला हमने बता दिया, द प्रेसिडेंट shall summon the house in such a way that the gap between two session shall not be more than 6 month। दो सेशन के बीच में 6 मंथ से ऊपर गैप नहीं हो सकता। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, प्रेसिडेंट शेल प्रोरोग, प्रेसिडेंट शेल प्रोरोग द हाउसेस, प्रोरोग द हाउसेस। प्रोरोग का मतलब होता है सदन स्थगित करना, संसद का सत्र स्थगित करना, प्रोरोग। रंजीत यार जैसे ही लिख रहा हूँ तुरंत डाउट आ गया। जब लिखा है तो मुझे मालूम है ना, इंजीनियर को ये नहीं पता होगा, अंग्रेजी में हाथ तंग है तुम्हारा। प्रोरोग का मतलब होता है संसद का सत्र स्थगित करना। लिखो, इसमें हिंदी में लिख लो। प्रोरोग का मतलब होता है संसद के सत्र को स्थगित करना। तो प्रेसिडेंट शेल प्रोरोग द हाउस, संसद के सत्र को स्थगित करने का अधिकार भी रखते हैं। अगला पॉइंट लिखो। और लोकसभा को डिसॉल्व भी कर सकते हैं, स्थगित भी कर सकते हैं, भंग भी कर सकते हैं। एंड डिसॉल्व द लोकसभा, एंड ही शेल डिसॉल्व द लोकसभा। प्रोरोग वर्ड का मतलब है संसद का सत्र स्थगित करना, और संसद और लोकसभा को भंग करने का अधिकार भी रखते हैं। तो जब एक लोकसभा गई और अगली लोकसभा जब आएगी तो पहली लोकसभा को डिसॉल्व करना पड़ेगा। डिसॉल्व करने का राइट किसको है? प्रेसिडेंट को। बोलते हैं ना 14th लोकसभा, 15th लोकसभा, तो जो लोकसभा का टेन्योर कंप्लीट हो गया, 5 इयर्स हो गए, अब उसको डिसॉल्व कौन करेगा? प्रेसिडेंट डिसॉल्व करेंगे, फिर अगली लोकसभा आएगी। और जब अगली सरकार बनती है, फिर से हाउस के चुनाव जब होते हैं, तो ज्वाइंट सेशन को एड्रेस भी कौन करते हैं पहले दिन? राष्ट्रपति। लास्ट लोकसभा जब खत्म हो रही है उसको डिसॉल्व भी यही करेंगे, और अगली लोकसभा जब आएगी तब दोनों हाउस को ज्वाइंट एड्रेस भी राष्ट्रपति करेंगे, है ना? जो नई लोकसभा जब बनेगी तो दोनों हाउस को ज्वाइंटली एड्रेस भी यही करेंगे। तो जो गई लोकसभा जा रही है, जो लोकसभा, उसको भंग करना, और अगली अगली लोकसभा राज्यसभा को ज्वाइंटली संबोधित करना। तो राज्यसभा तो परमानेंट होती है, जब नई लोकसभा आ जाएगी तो नई लोकसभा और राज्यसभा दोनों को मिलाकर उनको ज्वाइंटली संबोधित करना, ये भी ये भी अधिकार राष्ट्रपति के पास है। एक वर्ड होता है कोरम। कोरम शब्द का क्या मतलब है?
कोरम का क्या मतलब होता है? मिनिमम स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस और कोर्ट टू स्टार्ट द प्रोसीडिंग। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के केस में कोरम होता है 1/10। 1/10 से भी कम अगर मेंबर आएंगे तो हाउस नहीं चलेगा। 1/10 ऑफ द स्ट्रेंथ। लोकसभा या राज्यसभा में सदस्यों की मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए हाउस को चलाने के लिए? 1/10। लोकसभा राज्यसभा में कोरम का नंबर कितना है, सदस्यों की मिनिमम संख्या कितनी होनी चाहिए हाउस को चलाने के लिए? दैट इज 1/10 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। इससे कम आएंगे तो हाउस चलेगा ही नहीं, इससे कम आएंगे तो हाउस चलेगा ही नहीं। ठीक है। एक वर्ड होता है एडजर्नमेंट सिने डाई। एक वर्ड है एडजर्नमेंट सिने डाई, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना। एडजर्न हो गया सेशन, जो हाउस है एडजर्न हो गया, मतलब कोई और सीटिंग अब नहीं होगी इसमें जब तक अगली लोकसभा नहीं आ जाएगी। मीन्स नो मोर सिटिंग टेक्स प्लेस। इट मीन्स नो मोर सिटिंग टेक्स प्लेस। एडजर्नमेंट सिने डाई का मतलब होता है नो मोर सिटिंग टेक्स प्लेस। और लोकसभा जो एंड होती है, एंड ऑफ लोकसभा, इसे कहते हैं डिसोल्यूशन। हमने वर्ड यूज किया था ना, लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है, राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन। तो एडजर्नमेंट सिने डाई, अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना। और लोकसभा जब टेन्योर कंप्लीट होता है उसे कहते हैं लोकसभा का डिसॉल्व हो जाना, भंग हो जाना। तो हमने क्या कहा था, राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती और लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है तो डिसोल्यूशन वर्ड यूज करते हैं। लोकसभा का जब टेन्योर कंप्लीट होता है तो वर्ड यूज होता है डिसोल्यूशन, लोकसभा डिसॉल्व हो गई। राज्यसभा कभी डिसॉल्व नहीं होती। और एडजर्नमेंट सिनेडाई का मतलब होता है अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना। एडजर्नमेंट मोशन क्या होता है ये देखो। तो आगे लिखवाऊंगा मैं इसके बारे में, आगे नोट करेंगे। अब एक पॉइंट ये लिखो, साल में 3 सेशन बताए थे मैंने, नोट लिखो एक। टोटल नंबर ऑफ सेशन इन अ ईयर, 3 सेशन होते हैं। टोटल नंबर ऑफ सेशन इन अ ईयर। पहला बजट सेशन, इसका ड्यूरेशन होता है फरवरी से मई तक। बजट सेशन फरवरी मई, ये है लॉन्गेस्ट सेशन। नेक्स्ट है मानसून सेशन, जुलाई सितंबर। जुलाई सितंबर। थर्ड इज विंटर सेशन, नवंबर दिसंबर।
ये होता है शॉर्टेस्ट। अब देखो, जब भी सेशन चलता है, सेशन जब भी चलता है तो उसमें जो फर्स्ट आवर होता है 11 to 12, सेशन जब होता है, बैठक जब होती है, तो उसका पहला जो आवर होता है उसे बोलता है क्वेश्चन आवर। 11 to 12 का जो टाइम होता है उसे बोलते हैं क्वेश्चन आवर। और क्वेश्चन आवर के जस्ट बाद होता है जीरो आवर। जीरो आवर होता है 12 to 1 के बीच में, 12 to 1 के बीच में। क्वेश्चन आवर 11 to 12। तो जिस भी एमपी को कोई क्वेश्चन पूछना होता है वो पहले से क्वेश्चन अपना स्पीकर को भेजेंगे, फिर स्पीकर डिसाइड करेंगे किसको किसको क्वेश्चन पूछने के लिए बोलना है। पर जीरो आवर में विदाउट प्रायर नोटिस, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, आ रहा है समझ? तो जीरो आर और क्वेश्चन आर, जीरो आर में रैंडमली कोई भी क्वेश्चन उठाया जा सकता है, जो भी नेशनल इंपॉर्टेंस का हो। कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा नेशनल लेवल का, नेशनल इंपॉर्टेंस का जीरो आर में रेज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रायर नोटिस, विदाउट एनी प्रायर नोटिस। क्लियर है? लिखो। अभिनव कुमार, जिस बुक की आप बात कर रहे हो उसमें काफ़ी काम मेरा किया हुआ है। अगर कोई इसको पढ़ता भी है तो उसमें काफ़ी काम 15-16 तक, जो ओल्ड किताब, जो मोटी वाली बुक आती है जीएस की, उसमें बहुत काम मेरा किया हुआ है। ज्योग्राफी तो बहुत ज़्यादा अपडेशन किया हुआ है मेरा। ओरिजिनली लिखी मैंने नहीं थी, पर मैंने अपडेशन बहुत किया था उस बुक के अंदर। लिखो। 11 to 12 फर्स्ट आवर ऑफ लोकसभा राज्यसभा। 2 से 3 बार मैंने अपडेट की थी वो किताब, और अपडेट किया उसमें बहुत कुछ एडिशन हुआ है। अब 13 से पहले की बुक देखना और 16 की बुक देखना, दोनों में कंपैरिजन करोगे, बहुत अपडेशन है। फर्स्ट आवर ऑफ लोकसभा राज्यसभा 11 to 12 क्वेश्चन आवर। 11 to 12 क्वेश्चन आवर, और 12 to 1 का टाइम ये होता है जीरो आवर। तो लोकसभा राज्यसभा जो भी सेशन होता है, फर्स्ट आवर ऑफ लोकसभा राज्यसभा सेशन इज क्वेश्चन आवर, सेकेंड आवर इज जीरो आवर। फर्स्ट आवर होता है क्वेश्चन आवर और सेकेंड आवर होता है जीरो आवर। जीरो आवर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। इसमें विदाउट प्रायर नोटिस दिए हुए कोई भी इंपॉर्टेंट इशू को रेज कर सकते हैं। फर्स्ट आवर ऑफ लोकसभा राज्यसभा सेशन क्वेश्चन आवर, सेकेंड आवर है जीरो आवर। लिखो, एनी अर्जेंट मैटर कैन बी डिस्कस्ड in the house without prior notice. Any urgent matter of national importance, any urgent matter of national importance, कोई भी अर्जेंट मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस का उठाया जा सकता है, रेज किया जा सकता है बिना पहले से नोटिस दिए हुए। जबकि क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन रेज करने के लिए आपको पहले नोटिस देना पड़ता है, आपको स्पीकर को क्वेश्चन पहले भेजना पड़ता है। यहाँ पर आपको पहले से भेजने की जरूरत नहीं होती। कोई भी राष्ट्रीय मुद्दा, कोई भी इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय मुद्दा बिना कोई प्रायर नोटिस दिए हुए उठाया जा सकता है जीरो आवर में। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही
जो पहला आर होगा वो क्वेश्चन आर होगा, दूसरा आर होगा 0 आर होगा। क्वेश्चन आर में क्वेश्चन रेज करने के लिए आपको नोटिस भेजना पड़ता है, आपको क्वेश्चन भेजना पड़ेगा स्पीकर को, फिर स्पीकर डिसाइड करेंगे किसको किसको मौका देना है बोलने का। और 0 आर सेकंड आर होता है दिन का, लोकसभा राज्यसभा दोनों में ही। कोई भी नेशनल मैटर, कोई भी नेशनल इंपॉर्टेंस का मैटर रेज किया जा सकता है, पहले से प्रायर नोटिस देने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती। आर्टिकल 102, आर्टिकल 102 लिखा हुआ है डिस्क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज। एक ही खाओगे ना कि एक और बना दो? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ एमपीज क्या क्या? नॉन सिटीजन, नॉन सिटीजन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। 26 को अन अकेडमी एक टेस्ट कराने जा रहा है, 26 को एक ऑल इंडिया टेस्ट कराने जा रहे हैं, टेक्निकल भी और नॉन टेक भी है उसमें। तो जो भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करेंगे उसमें फ्री सब्सक्रिप्शन भी है प्लस की, फ्री टेस्ट होने वाला है 26 को, क्लियर है। और उसमें जो स्कोर बेसिस ऑल इंडिया लेवल पर ही होगा, वो भी रैंक के हिसाब से फिर डिसाइड होगा फ्री सब्सक्रिप्शन, कि जो लोगों को दिक्कत है कि सब्सक्रिप्शन का चार्ज है प्लस पे, वो भी फ्री। तो नॉन सिटीजन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद आता है, वो साइट पर डिटेल होगी, मैंने साइट पे देखा तो नहीं है, बस मुझे ये पता है कि होने वाला है 26 को। डिटेल साइट पे आ गई होंगी, चेक कर लेना। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके बाद इंसॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी का मतलब दिवालिया, दिवालिया का मतलब है लायबिलिटीज ज़्यादा है एसेट कम है, लायबिलिटीज मोर देन एसेट्स। फिर है अनसाउंड माइंड, अनसाउंड माइंड अंडर एनी अदर लॉ, अंडर एनी अदर लॉ। एग्जाम्पल, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, एमपी वाला, एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिस पर एमपी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिस पर एमपी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। नॉन सिटीजन, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना, इंसॉल्वेंट हो जाना, दिवालिया हो जाना, कि लायबिलिटी ज़्यादा है एसेट कम है। अनसाउंड माइंड मतलब डिसीजन लेने की स्थिति में ना होना, कोई सीवियर डिजीज वगैरह हो गई, और कोई दूसरे कानून के तहत और किसी कानून के दायरे में डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जैसे कि कानून में ही आता है दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ, इसके तहत भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। तो सांसदों को डिस्क्वालीफाई करने के कुछ ग्राउंड्स हैं, जैसे कि नॉन सिटीजन होना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करना, दिवालिया हो जाना, कि जिम्मेदारियां मतलब लायबिलिटी ज़्यादा है एसेट कम है। लायबिलिटी वो होता है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डाले। अनसाउंड माइंड, डिसीजन ना ले पाना, बीमार हो जाना। लायबिलिटी का मतलब जो जेब से पैसा निकाले, जैसे बाइक क्या है, लायबिलिटी है, लगातार खर्चा होता जा रहा है। ज़्यादा लग्जरियस हाउस लायबिलिटी है, मेंटेनेंस में खर्चा लग रहा है। और एसेट क्या होते हैं, जो आपकी पॉकेट में मनी ऐड करें। और अंडर एनी अदर लॉ, दल बदल कानून, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है, चलो कल इसके आगे प्रोसीड करेंगे। फिर हम लोग मनी बिल वगैरह कल समझाऊंगा मैं इसके आगे, कल मनी बिल वगैरह समझाऊंगा मैं इसके आगे। अभी 5 बजे यूट्यूब पे लाइव रहेंगे, 5 PM to 6 PM यूट्यूब लाइव। आज देखेंगे क्या टॉपिक है। 5 PM to 6 PM यूट्यूब लाइव रहेगा अभी थोड़ी देर में। बाकी 8:30 10:30 प्लस वाले पर ESC कैटेगरी का चल रहा है। इन्वायरमेंट कल से कंटिन्यू है, सारी क्लासेस कल से कंटिन्यू हो जाएगा, थोड़ा ही बचा हुआ है, 30 को खत्म हो जाएगा ये। इन्वायरमेंट मॉर्निंग 8:30 10:30 कल से रेगुलर है, और 30 को कंप्लीट होगा। इसके बाद यहाँ प्लस में ICT शुरू होगा, और सिविल सर्विसेज की क्लास 6:30 से 8:30 प्लस पर, 6:30 8:30 PM CSC प्लस वाली क्लास, इस पे चल रही है क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर पेपर। ये यूट्यूब है, 5 to 6 यूट्यूब वाली क्लास,
मॉर्निंग 8:30 10:30 ESC इन्वायरमेंट प्लस पे, और CSC का 6:30 8:30 PM CSC प्लस क्वेश्चंस। ठीक है, चलो क्लास इतना रखते हैं।